हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज लेक्चर नंबर 4 में जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि जो बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो चैप्टर 1 है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसको मैं यहां पे खत्म करा दूंगा। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ाया था और आई होप आपको वो लेक्चर बहुत मजेदार लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल एनालिसिस से मैंने उसको कराया। ठीक है। तो आज इस लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में, लेक्चर नंबर 4 आपका जो है, इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि, और 100% श्योर हूं मैं कि मैं यहां पर आपका सिलेबस यहां पर फ्लूइड प्रॉपर्टीज का खत्म करा दूंगा। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा है कि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, आपके पास 1 महीना नहीं है, तो आज आपका दूसरा दिन है, तो दूसरा दिन आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड स्टार्ट, हमारे लिए बहुत अच्छा स्टार्ट होगा। ठीक है। और काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे आपका, मुझे और थोड़ा सा सपोर्ट करिए और अपने सिविल और मैकेनिकल के फ्रेंड्स लोगों के साथ इस जो मैं पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स, उसको शेयर करिए, इससे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ठीक है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, मैं बहुत डिटेल में भी चीजों को पढ़ा सकता हूं, बस अभी आप ये समझिए कि आप जो यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, जहां तक फ्लूइड मैकेनिक्स की बात है। ओके। सो आज जो टॉपिक हम लोग यूज करने वाले या जो पढ़ने वाले हैं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि यार सरफेस टेंशन क्या होता है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बढ़ाऊंगा कि सरफेस टेंशन में जो फॉर्मूलाज है वो कैसे यूज हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए मेरे पास है द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। सबसे पहले यहां पर मुझे जो चीज यहां पर जाननी जरूरी है वो ये है कि ये जो सरफेस टेंशन होता है ये मेरी एक बाइनरी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? मेरी एक बाइनरी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बाइनरी प्रॉपर्टी? क्या मतलब होता है बाइनरी प्रॉपर्टी का, उसका भी मैं बताऊंगा। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, सरफेस टेंशन ये एक ऐसा फोर्स होता है, सरफेस टेंशन आई मीन ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेरे हिसाब, मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो कि एक्ट करती है एट द इंटरफेस ऑफ टू फ्लूइड्स। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, which acts at the interface of two fluids। इसलिए मैं इसको बाइनरी प्रॉपर्टी कह रहा था। इसका मतलब ये फ्रेंड्स, देखिए जो आपकी जो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है, मैं समझाऊंगा क्या होता है। पहले तो आप ये समझिए कि ये जो प्रॉपर्टी होती है एक बाइनरी प्रॉपर्टी होती है और ये कहां एक्ट करती है? ये एक्ट करती है इंटरफेस ऑफ टू फ्लूइड्स। इंटरफेस ऑफ टू फ्लूइड्स का मतलब ये होता है कि जहां पर आपके दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड कॉन्टेक्ट्स में रह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको अच्छे से समझाना चाहता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं इंटरफेस ऑफ, अगर मैं इसको लिखना चाहूं इंटरफेस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं लिक्विड एंड गैसेस, और उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं इंटरफेस बिटवीन टू लिक्विड्स। ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है, ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी एक्ट करती है एट द इंटरफेस ऑफ टू फ्लूइड्स, इसका मतलब मैं यहां पर ये समझा सकता हूं आप लोगों को कि या तो इंटरफेस होगा आपका लिक्विड्स और आपके गैसेस का, या फिर आपका होगा इंटरफेस बिटवीन टू लिक्विड्स का। ठीक है। अब ये एक्ट क्यों करता है ये भी मैं बताता हूं। क्या है तो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये एक्ट क्यों करता है? इट एक्ट्स ड्यू टू द difference between cohesive force and adhesive force of the fluid। cohesive forces and adhesive force of the fluid। क्या हो गया? cohesive force and adhesive forces of fluids। ठीक है। अब यहां पर जो मैंने यहां पर टर्म लिखा है कि सरफेस टेंशन होता क्यों है, सरफेस टेंशन होता है ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स ऑफ द फ्लूइड। अब मैंने जब यहां पर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कोहेसिव फोर्सेस का, तो मैंने आप लोगों को इसे विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि विस्कोसिटी में मैंने आपको बताया था कि लिक्विड्स में जो विस्कोसिटी होती है वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है, और वहां पर मैंने आपको ये टर्म डिफाइन किया था कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है। कोहेसिव फोर्स एक्चुअली में क्या होता है ना फ्रेंड्स, अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो कोहेसिव
कोहेसिव फोर्स जो होता है ना फ्रेंड्स, ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो इसका मतलब ये होता है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये कोहेसिव फोर्स की बात कर रहा हूं। तो एडहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा? एडहेसिव फोर्स जो होता है फ्रेंड्स, एडहेसिव फोर्स जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर काइंड ऑफ एटम्स या डिसिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर मैं एडहेसिव फोर्स की बात करूं, एडहेसिव फोर्स की बात करूं फ्लूइड्स में, तो मैं ये लिख सकता हूं कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी इंट्रा मॉलिक्यूल्स, या फिर मैं कह सकता हूं डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या लिख सकता हूं मैं? डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे ना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है सरफेस टेंशन और क्यों हम इसे ये नाम से पुकारते हैं। तो सबसे पहले अब मैंने आप लोगों को क्या बताया? सबसे पहले मैंने ये बताया कि भाई सरफेस टेंशन जो होती है ये आपकी एक बाइनरी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद मैंने क्या बताया? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो ये सरफेस टेंशन होता है ये होता है, ये जब लगता है तो कहां लगता है? इंटरफेस ऑफ टू फ्लूइड्स में लगता है। अब फ्लूइड्स में आपके लिक्विड एंड गैसेस हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है? या तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड के इंटरफेस में लगे, या फिर क्या हो सकता है? दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब लिक्विड और गैसेस के इंटरफेस में भी क्या लग सकता है? आपका सरफेस टेंशन लग सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि सरफेस टेंशन ऑकर्स ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। मतलब फ्लूइड में कोहेसिव फोर्स भी एक्ट करता है और एडहेसिव फोर्स भी एक्ट करता है। तो क्योंकि कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स एक्ट करता है, इसी की वजह से मेरा सरफेस टेंशन होता है। अब सरफेस टेंशन को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि कोहेसिव फोर्स जो होता है वो फोर्स होता है सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो सॉलिड्स में जो उनके सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हो उसमें इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है, उसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं गैसेस की बात करूं या मैं लिक्विड्स की बात करूं, जैसे मैं पानी की बात करूं, तो पानी में क्या होता है? उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें आपस में इतना ज्यादा क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड फोर्स नहीं होता है, बॉन्डिंग फोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो एक हो गया आपका कोहेसिव फोर्स और एक हो गया आपका क्या? एडहेसिव फोर्स। अब यहां पर थोड़ा सा चीज को समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहां पर आप लोगों के सामने एक कंटेनर ले रहा हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, ये मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कंटेनर इज ओपन। मैं ये मान के चलता हूं कि आपका कंटेनर क्या है? कंटेनर आपका ओपन है। मैं इसको ऐसा नहीं बनाता। ठीक है, कंटेनर आपका ओपन है। यहां पर क्या है? यहां पर मैंने कोई फ्लूइड ले लिया। यहां पर मैंने क्या ले लिया? फ्लूइड ले लिया। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। मैं ऐसा करता हूं, यहां पर मैं कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं। यहां पर मैं क्या कर लेता हूं? कुछ मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करता हूं। मैं यहां पर मान लीजिए मैं एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लेता हूं। यहां पर ये एक मेरा मॉलिक्यूल हो गया, यहां पर एक मेरा ये मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, सेम टाइप्स के, सेम बनाना पड़ेगा मेरे को। एक ये मॉलिक्यूल्स हो गया और कुछ मेरे मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके सरफेस में होंगे। तो ये मेरे मॉलिक्यूल्स हो गए। ये लो, मैंने इन मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स? मैं आपको समझाता हूं एक्चुअली सरफेस टेंशन होता क्या है। इससे पहले मैं आप लोगों को यहां पर यह बता देता हूं कि सरफेस टेंशन इज अ सरफेस फिनोमिना, क्योंकि यहां पर नाम ही इसका सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन जो होता है ये इसके सरफेस में होता है। कौन से सरफेस में होता है? इंटरफेस वाले। अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये एक लिक्विड है, यहां पर ये एक लिक्विड है और यहां पर क्या है? यहां पर है गैसेस। ठीक है, यहां पर है गैसेस। तो एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली ये समझ में आ रही होगी कि सरफेस टेंशन जो यहां पर लग रहा होगा वो इसी सरफेस यानी कि फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड पर लग रहा होगा। कैसे लग रहा होगा मैं बताता हूं। अब देखिए क्या होता है कि फ्लूइड में मैंने कहा कि फ्लूइड जो होता है, चाहे आप लिक्विड्स की बात करें चाहे आप गैसेस की बात करें, उनमें कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स होता है। अब देखिए यहां पर जो ये वाला मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नंबर 1 को मैं कंसीडर करता हूं। इस मॉलिक्यूल के अगल बगल में भी इस वाटर के मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स होंगे और आपस में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे फ्रेंड्स? ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ इनके बीच में भले कम होगा कंपेयर टू सॉलिड, इनके बीच का जो बॉन्डिंग जो फोर्स होगा वो कम होगा, लेकिन होगा जरूर। तो होगा तो ये आपस में एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहे होंगे? ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और क्योंकि यहां पर कोई और डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड नहीं है, तो यहां पर इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो भी फोर्स मेरा लग रहा है वो किस टाइप का लग रहा है? कोहेसिव फोर्स के नेचर का लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहां पर भी जो इसके आसपास के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, पर मैं
बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो उनके बीच का भी आपस में कुछ अट्रैक्शन होगा, तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी आपका कोहेसिव फोर्स होगा, वहां पर भी आपका क्या होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, वहां पर भी आपका क्या होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। लेकिन अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स की बात करूं जो इसके फ्री सरफेस पर है, अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स की बात करूं जो कि फ्री सरफेस पर है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एक मिडिल वाले, ये जो वाला जो मॉलिक्यूल है उसको कंसीडर करता हूं। इसके पास में एक तो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फ्लूइड्स है, दो मॉलिक्यूल है, और इसके वर्टिकल डायरेक्शन में भी दो मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल है आपका गैस मॉलिक्यूल और एक आपका है लिक्विड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा होगा फ्रेंड्स, यहां पर जो ये वाला मॉलिक्यूल होगा इसके साथ तो इसका कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा, लेकिन यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है और यहां पर जो ये गैस मॉलिक्यूल है, इनके बीच में किस टाइप का फोर्स लग रहा होगा, इनके बीच में एडहेसिव फोर्स लग रहा होगा। और यही डिफरेंस, अब यहां पर क्योंकि कोहेसिव फोर्स है, यहां पर एडहेसिव फोर्स है, तो नेट रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स क्या होगा, नेट रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स मैं मान के चलता हूं कि यहां पर कोहेसिव फोर्स जो होता है वो लिक्विड का ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, गैसेस के कंपैरिजन में। तो ये मॉलिक्यूल इस तरफ नीचे खिंचाता हुआ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इस मॉलिक्यूल का भी यहां पर क्या है, कुछ एडहेसिव फोर्स लग रहा होगा, यहां पे कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा, लेकिन इस मॉलिक्यूल का इस ग्लास के सॉलिड मॉलिक्यूल्स के साथ भी तो कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा ना, या एडहेसिव फोर्स लग रहा होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर अगर मैं ये जो सरफेस बना रहा था, यहां पर मैं जो ये फ्री सरफेस बना रहा था, यहां पर जो आपका कंटेनर था, और ये कंटेनर में जो मैंने फ्री सरफेस यहां पर ड्रॉ किया था, तो इस फ्री सरफेस में ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन कोहेशन फोर्स एंड एडहेशन फोर्स, यहां पर क्या होता है, जो फ्लूइड सरफेस है वो एक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करने लग जाता है। किसकी तरह से एक्ट करने लग जाता है, मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करने लग जाता है। मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कैसे करने लग जाता है, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है कि जो डिफरेंस क्रिएट होता है ड्यू टू कोहेशन फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, तो वहां पर एक टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन इज आल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स, और उसका नेचर कैसा रहेगा, उसका नेचर कुछ इस टाइप से रहता है, ये कुछ इस टाइप से फोर्स रहता है, इस टाइप से उसके में क्या लगता है फ्रेंड्स, फोर्स लगता है। मैं एकदम बेसिक एकदम इजी एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। और इसी की वजह, अब आप बोलेंगे सर यहां पर कम लगता है, यहां पर ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहां पर जो मॉलिक्यूल है वो एयर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, एयर मॉलिक्यूल के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, और उसका इंटरेक्शन ही सॉलिड से भी तो है, सॉलिड कंटेनर मॉलिक्यूल से भी तो हो रहा है, सॉलिड कंटेनर मॉलिक्यूल से भी तो हो रहा है, और इनका जो कोहेसिव फोर्स होगा वो तो बहुत ज्यादा होगा, और इसका अगर बहुत ज्यादा होगा तो ये तो इसको एकदम अट्रैक्ट करके रखेगा। लेकिन अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की बात करूं जो कि एकदम मिड में है, तो वो तो सॉलिड मॉलिक्यूल से बहुत दूर भी है, और यहां पर क्या है कि इस पर जो कोहेसिव फोर्स लगेगा विद द सेम लिक्विड मॉलिक्यूल, वो कंपेयर टू यहां पर जो एज में है जो मॉलिक्यूल्स, उनके कंपैरिजन में क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसीलिए क्या होता है कि जो टेंशन प्रोफाइल होता है आपका, जो फोर्स का प्रोफाइल होता है, वो कुछ पैराबोलिक नेचर का बनता है। अब समझ में आ रहा होगा आपको जी, ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप बेंडिंग, आप इसको समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड एट द सेंटर लगा दूं तो जिस तरह का आपका डिफ्लेक्शन प्रोफाइल बनेगा, वैसे ही आप इसको समझ लो। तो यहां पर ये जो प्रॉपर्टी होता है, यही जो मेरा टेंशन कहलाता है, यहीं पर ये जो टेंशन कहला रहा है, यही मेरा क्या कहला रहा है, सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड कहला रहा है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर मैंने बताया कि भाई ये बाइनरी प्रॉपर्टी होती है, ये इंटरफेस बिटवीन टू फ्लूइड्स एक्ट करती है, ये कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स का डिफरेंस होता है, और ये कब लगेगा, इसके लिए एक और टर्म्स एंड कंडीशन जरूरी है, और वो ये है कि फ्लूइड मस्ट बी एट रेस्ट कंडीशन, फ्लूइड मस्ट बी एट रेस्ट कंडीशन। फ्लूइड की जो कंडीशन होनी चाहिए फ्रेंड्स, वो रेस्ट कंडीशन में होनी चाहिए। हम सरफेस टेंशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे तभी थ्योरेटिकली हम समझ सकते हैं जब फ्लूइड हमारा रेस्ट की कंडीशन पर हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो फ्लूइड होता है, मतलब जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये सब पूछ लिया जाता है आपसे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगा, मैंने आपको बताया था, मैं यहां पर लिक्विड गैस इंटरफेस की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं लिक्विड गैस इंटरफेस की बात कर रहा हूं और जो सरफेस टेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोहेसिव फोर्स के, तो कोहेसिव
कौन से प्रॉपर्टी के इंक्रीज होने से कम हो जाता है? आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था, और वो था टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेरा सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये रहा डेफिनेशन सरफेस टेंशन का कि सरफेस टेंशन होता क्या है। ठीक है, सरफेस टेंशन कैसे एक्ट करता है, किसके डिफरेंस एक्ट करता है, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, और ये लास्ट में क्या है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा कोहेसिव फोर्स होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा? सरफेस टेंशन होगा। मोर द कोहेसिव फोर्स, मोर दी कोहेसिव फोर्स, मोर इज द सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन बार बार नहीं लिखना चाहूंगा मैं, तो सरफेस टेंशन को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक वही सिग्मा जो हम जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस से जिसको डिनोट करते हैं, उसी सिग्मा से हम किसको डिनोट करते हैं? सरफेस टेंशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा बेसिक डेफिनेशन आपका सरफेस टेंशन का। ठीक है, नाउ यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सरफेस टेंशन मैंने अभी बताया कि सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? इसको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी आप बस ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है? फोर्स अपॉन यूनिट लेंथ, या फिर हम आप इसको इक्विवेलेंट टू क्या लिख सकते हैं? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आपको यहां पर दो फॉर्मूला को ध्यान रखना है। पहला क्या फॉर्मूला है कि पहला आपका जो सरफेस टेंशन का जो वो होता है, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन यूनिट लेंथ होता है, और दूसरा आपका क्या होता है? एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया। अभी आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ यहां पर एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा हाँ, यहां पर देखिए, यहां पर जो ऐसा यूनिट है, अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया तो ऐसा यूनिट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन जो ऐसा यूनिट होता है सरफेस टेंशन यानी कि सिग्मा का, वो क्या होता है? देखिए, फोर्स अपॉन लेंथ बहुत इजी है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब यहां पे जूल्स पर एरिया स्क्वायर या जूल्स पर मीटर स्क्वायर मत लिख देना इसको। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अब यहां से आप बोलोगे नहीं सर, एनर्जी का जूल्स होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, जूल्स पर मीटर स्क्वायर, आप टेक्निकली तो करेक्ट हैं, यू आर करेक्ट टेक्निकली, बट जो हम लिखते हैं एक्चुअली, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम जो है आपका, तो उसमें आपका क्या डिनोट होता है? न्यूटन पर मीटर डिनोट होता है। तो न्यूटन पर मीटर ही आप क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। ठीक है, हियर यू आर करेक्ट टेक्निकली, बट इसी को हम एक्सेप्टेड फॉर्म में लिखेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको आप क्या लिख सकते हो? न्यूटन मीटर अपॉन मीटर इंटू मीटर, हो गया ना भाई, न्यूटन मीटर। ये भी तो आ गया ना, ऐसा थोड़ी ना कि यहां से नहीं आएगा, आएगा, लेकिन हम ऐसे करेंगे। इसको जूल्स पर मीटर स्क्वायर मत लिख दीजिएगा। ठीक है, नाउ अब यहां पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हमसे पूछी जाती है, वो चेंज इन प्रेशर। क्या पूछी जाती है हमसे? चेंज इन प्रेशर वैल्यू, मतलब चेंज इन प्रेशर, इसको हम डेल पी से डिनोट करते हैं, फॉर ड्रॉप्स और या फिर हम लोग लिख सकते हैं बबल्स एंड जेट। इसके लिए वैल्यू पूछी जाती है, इसके लिए क्या की जाती है? वैल्यू निकाली जाती है, ये या वैल्यू लिखी जाती है। तो ये इन टर्म्स ऑफ किसके दिया जाता है? इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, इन टर्म्स ऑफ क्या, किससे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? सरफेस टेंशन सिग्मा से हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को एकदम इजीली इसको बता भी देता हूं, इसको मैं इजीली समझा भी देता हूं। मैं मानता हूं कि मेरे पास एक लिक्विड ड्रॉपलेट है, मेरे पास क्या है? एक लिक्विड ड्रॉपलेट है। ठीक है, अगर मैं इस लिक्विड ड्रॉपलेट को अगर मैं यहां पर निकाला, देखिए लिक्विड ड्रॉपलेट में क्या होता है? इंटरनली कुछ प्रेशर होता है, यहां पर इंटरनली कुछ प्रेशर लगता है। ठीक है, यहां पर कुछ प्रेशर की वैल्यू मिला देता हूं, और यहां पे क्या है? एटमॉस्फेयर है ना। अगर मैं ड्रॉपलेट की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये क्या है? ड्रॉपलेट मतलब ये आपका फ्लूइड है,
और ये आपका क्या है, ये फ्लूइड है और यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है। मतलब इसके इस सरफेस में, ये वाला जो सरफेस है यहाँ पर, इस सरफेस में क्या हो रहा है, इस सरफेस में आपका सरफेस टेंशन लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा, क्योंकि इंटरफेस, ये जो रीजन है ये आपका इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड्स है, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन लग रहा होगा। और इसके अंदर कुछ प्रेशर की वैल्यू होगी और यहाँ पर जो प्रेशर हमारा लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, पी एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा। ठीक है, पी एटमॉस्फेरिक मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ाऊंगा। बस अभी आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ एटमॉस्फेयर की वजह से कुछ प्रेशर लग रहा है और यहाँ पर फ्लूइड ड्रॉपलेट के अंदर भी क्या है, कुछ प्रेशर है। अभी मैं ड्रॉपलेट का कंडीशन लेके चल रहा हूं। मैं किसका कंडीशन ले रहा हूं, ड्रॉपलेट का कंडीशन लेके चल रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसे यहां से 20 से यहां से मैं इसको क्या कर देता हूं, स्प्लिट कर देता हूं। अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा तो स्प्लिट करने के बाद देखिए यहां पर क्या होगा, मेरे पास कुछ इस टाइप से बनेगा, सॉरी मेरे पास कुछ इस टाइप से बनेगा। इस टाइप से क्रॉस सेक्शन बनेगा। ठीक है, मेरे पास इस टाइप से कुछ क्रॉस सेक्शन बनेगा इसका। अगर मैं इसको 20 से स्प्लिट कर दूं तो 3 डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशन व्यू को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ सरफेस टेंशन लग रहा होगा। मैं मानता हूं जो सरफेस पर सरफेस टेंशन लग रहा है उसकी वैल्यू है सिग्मा। जो सरफेस टेंशन लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा है। ठीक है, अब मैंने अभी लिखा था कि जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो क्या आती है, फोर्स अपॉन यूनिट लेंथ होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यूनिट लेंथ होती है। तो यहां पर अगर मैं फोर्स को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू एल, सिग्मा इंटू एल। अब यहां पर अगर मैं इस एल को कैलकुलेट करना चाहता हूं इस कंडीशन के लिए, तो एल यहां पर क्या होगा, एल यहां पर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन का, ये क्रॉस सेक्शन कैसा है, ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। अब ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो यहां का अगर मैं यूनिट लेंथ बोलना चाहूंगा तो ये यूनिट लेंथ एक्चुअली में क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसका पेरीमीटर हो जाएगा तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ये जो लेंथ है इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर पेरीमीटर। अब पेरीमीटर फॉर अ सर्कल क्या होता है, अगर मैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पेरीमीटर की वैल्यू होती है 2 पाई आर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई आर लिख सकते हैं। और 2 इंटू आर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई इंटू डी, पाई इंटू डी। ठीक है, जहां पर डी क्या होगा, डी होगा इसका डायामीटर। यहां पर मतलब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, डी इज द डायामीटर ऑफ द ड्रॉपलेट, डायामीटर ऑफ ड्रॉपलेट। ठीक है, अभी मैं लिक्विड ड्रॉपलेट की बात कर रहा हूं। ओके, चलो नाउ यहां पर ये जो है इसको मैं ऐसा करता हूं, यहां पे इसको ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, अब यहां पर ड्यू टू सिग्मा जो फोर्स लग रहा है, जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, उसकी जो वैल्यू आ रही है यहां पर मैं लिख देता हूं फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। ये आपकी फोर्स लग रही है न्यूटन। ठीक है, ये इसकी ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। लेकिन जो चेंज ऑफ प्रेशर है भाई, जो इंटरनल प्रेशर है और आउटसाइड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उनके डिफरेंसेस की वजह से भी तो एक डेल पी यहां पर अप्लाई हो रहा होगा, ये डेल पी। ठीक है, और प्रेशर की वजह से जो प्रेशर फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स ड्यू टू डेल पी, ये कितना लग रहा होगा, वो कितना लग रहा होगा, वो आपका लग रहा होगा प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इंटू एरिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन ये मतलब हो जाएगा डेल पी। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं डेल पी इंटू ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। क्यों पाई बाय 4 डी स्क्वायर, क्योंकि आपका जो ये है क्रॉस सेक्शन, यहां पर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो फोर्स ड्यू टू चेंज इन प्रेशर में क्या लिखूंगा, प्रेशर इंटू एरिया यानी कि डेल पी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि पाई बाय 4 डी स्क्वायर। अब यहां पर मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, यहां पर भी मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ गया, और दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं। तो मैं अगर F1 को मैं F2 यानी कि F डेल पी से अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा पाई डी इज इक्वल टू डेल पी इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। इसको भी मैं क्या कर देता हूं, इसको भी मैं कैपिटल डी ही लिख देता हूं। तो यहां से जो आपका डेल पी का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 4 सिग्मा बाय डी। ठीक है, यानी कि चेंज इन प्रेशर। ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और ये जो होगा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चेंज इन प्रेशर होता है, ये जो चेंज इन प्रेशर हम जो कैलकुलेट करते हैं, ये चेंज इन प्रेशर क्या होता है,
4 सिग्मा अपॉन डी के बराबर होता है। तो ठीक है, तो ये मैंने किसके लिए प्रूव कर दिया, ये मैंने प्रूव किया ड्रॉपलेट के लिए। ठीक है, अब अगर मैं बबल के लिए बोलना चाहता हूं तो मैं यहां पर इसको इतना सारा मैं आप करते रहूंगा, बहुत टाइम लगेगा, आपको बस मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था। उसी तरह से अगर मैं बबल के लिए करूंगा, ठीक है, अगर मैं बबल्स के लिए करूंगा, ठीक है, बबल्स के लिए करूंगा, ठीक है, तो उसके लिए जो चेंज इन प्रेशर यानी कि जो डेल पी की वैल्यू आती है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, वो क्या आती है, वो आती है 8 सिग्मा अपॉन डी। ठीक है, क्या आती है ये 8 सिग्मा अपॉन डी। अब अगर मैं इसको इन केस अगर रेडियस लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4 सिग्मा अपॉन आर। और अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन आर। ठीक है, ये 2 सिग्मा अपॉन आर। इससे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे आप, कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होना। मैं इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखूंगा तो 4 सिग्मा बाई डी, इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिख रहा हूं तो 2 सिग्मा बाई आर। ठीक है, ये बबल्स के लिए। और तीसरा जो होता है आपका, तीसरा जो होता है वो आपके किसके लिए होता है, वो आपके जेट के लिए होता है। किसके लिए होता है, जेट के लिए होता है। तो जेट के लिए आपका जो चेंज इन प्रेशर की जो वैल्यू होती है उसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं। चेंज इन प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 सिग्मा बाई डी होती है। ठीक है, क्या होती है 2 सिग्मा बाई डी। तो यानी कि सिग्मा अपॉन आर के टर्म में क्या हो जाएगा, मतलब रेडियस के टर्म में क्या हो जाएगा, रेडियस के टर्म में ये हो जाएगा सिग्मा बाय आर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये 3 कंडीशन है जो आपसे पूछा जाता है, ये 3 कंडीशन है आपसे पूछा जाता है। मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा। ठीक है, आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंटली अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो मेरा सवाल ये आप लोगों से कि अगर मैं बबल को, ठीक है, मेरे पास मान लीजिए मेरे पास फ्लूइड है और मैंने क्या किया, मैंने एक बबल को, ठीक है, मैंने एक बबल को इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ये मेरा क्या है, बबल है। ठीक है, ये मेरा है बबल, ये मेरा बबल है और ये मेरा क्या है, फ्लूइड। ठीक है, अब मुझे आप लोगों को ये बताने कि यहां पर जो डेल पी की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड डी वो कितनी आएगी अगर बबल आपका फ्लूइड के अंदर डिस्प्लेस्ड है। फ्लूइड भी कौन सा है, मैं इसको वाटर ही ले लेता हूं ना, चलिए मैं इसको वाटर ही ले लेता हूं। तो आप लोगों को मुझे ये वैल्यू बतानी है कि भाई अगर वाटर के अंदर मैं वाटर बबल रख लूं तो उस केस में जो चेंज इन प्रेशर डेल पी की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड डी वो क्या होगी। आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे। किसमें लिख के बताएंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। हमारे ये जो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट होता है, इसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट होता है जो हम पढ़ते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन ऑफ द फ्लूइड। क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, क्या लिखा मैंने, कैपिलरी एक्शन ऑफ द फ्लूइड। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस बता देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप पेंट ब्रश को पेंट में डुबाते हैं तो उसमें जो फ्लूइड होता है, जो भी पेंट होता है वो ब्रश में चढ़ जाता है, ऊपर आ जाता है। या फिर आप कैपिलरी ग्लास को जब, या फिर जो ग्लास ट्यूब होते हैं, पतले पतले जो ग्लास ट्यूब होते हैं, उसको जब आप लोग क्या करते हैं कि जब फ्लूइड में डुबाते हैं तो क्या होता है, बहुत ही छोटा सा जो डायमीटर होता है, होल जैसा होता है, उसमें फ्लूइड क्या होता है, अपने आप चढ़ जाता है, चढ़ जाता है ना। तो ये जो फिनोमिना ऐसे बहुत सारे होते हैं। जो पेड़ होते हैं, पेड़ के जो रूट्स होते हैं वो जमीन तक अंदर तक जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, पानी के लिए जाते हैं। पानी आपका क्या है, फ्लूइड है। मैं आपको डायग्राम भी बता देता हूं। मेरे को बड़ा शौक है पेड़ वेड़ बनाने का, मेरे को बड़ा शौक है। ये देखिए पेड़ होता है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये डायग्राम। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ये आपका सॉलिड सरफेस है, ये आपका तो नीचे तो सॉलिड सरफेस है। ठीक है, लेकिन पेड़ के नीचे जो सॉलिड होता है, मतलब ये जो पेड़ होता है, सॉलिड सरफेस के नीचे क्या होता है, सॉलिड सरफेस के नीचे आपका फ्लूइड रहता है, यानी कि वाटर रहता है। अब इस वाटर के लिए जो ये ट्री होते हैं, ट्री में क्या होता है, ट्री में आपके होते हैं रूट्स। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे रूट्स होते हैं और ये जो रूट्स होते हैं ये कहां तक जाते हैं, पानी की खोज में एकदम गहराई तक चले जाते हैं, एकदम गहराई तक चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड को क्या करते हैं, सक्शन करते हैं। सक्शन करते मतलब ऊपर आता है। अब इनमें तो कोई पंप लगा नहीं होता, इनमें तो कोई पंप लगा नहीं होता, ये तो नेचुरल फिनोमिना से ऊपर जाता है ना जी। ये तो क्या होता है, ये पानी जो होता है ये नेचुरल फिनोमिना से ऊपर चला जाता है और लिफ्ट में चला जाता है। और लिफ्ट में जाने के बाद क्या होता है, लिफ्ट में जाने के बाद यहां पर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट,
ठीक है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, यहां पर क्या होता है प्लस वाटर, ये जो वाटर है इसके साथ क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मेरा फोकस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में नहीं है, मेरा फोकस है भाई कि ये जो पानी ऊपर जा रहा है यहां पर, ठीक है, ये कैसे जा रहा है, ये कौन सा ऐसा एक्शन है फ्लूइड का जिसकी वजह से अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये बिना किसी हेल्प के ऊपर चढ़ जा रहा है, तो ये जो एक्शन होता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है, यही मेरी कहलाती है कैपिलरी एक्शन ऑफ द फ्लूइड्स। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, अगर मैं कैपिलरी एक्शन को डिफाइन करना चाहूं, तो कैपिलरी एक्शन को मैं कैसे डिफाइन करना चाहता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर कैपिलरी एक्शन, क्या लिखा मैंने, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, अब मैंने कैपिलरी एक्शन लिख दिया, चलो भाई मैं डिफाइन करता हूं, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द फ्लूइड्स, एबिलिटी ऑफ द फ्लूइड्स by which they flow over the narrow spaces without any assistance, or even against the external force like gravity। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या लिखा, कैपिलरी एक्शन के लिए क्या लिखा मैंने, राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग बड़ी सुंदर नहीं है, पहले भी बोला है मैंने, कॉन्सेप्ट पे जाना। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द फ्लूइड, ये फ्लूइड की वो एबिलिटी होती है बाय विच दे फ्लो ओवर द नैरो स्पेसेस, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, नैरो स्पेसेस में भी वो क्या करते हैं, फ्लो कर जाती है, विदाउट एनी असिस्टेंस, असिस्टेंस यानी कि बिना किसी मदद से। ठीक है, जैसे पेड़ में चढ़ रहा था, पेड़ के जड़ों से वो पत्तों तक पहुंच रहा था, कोई हेल्प लग रहा था क्या, कोई हेल्प नहीं लग रहा था, विदाउट एनी असिस्टेंस, और इवन अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स, और यहां पर एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट भी वो क्या कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। जैसे कौन सा एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स की मैं बात कर रहा हूं वो है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, जिसकी वजह से वो नैरो स्पेसेस में फ्लो कर जाता है विदाउट एनी असिस्टेंस और एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन ऑफ द फ्लूइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, वही पेड़, ट्री का सबसे अच्छा एग्जांपल ट्री का है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा पेंट ब्रश का है। ठीक है, पेंट ब्रश का है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रॉपर्टी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन ऑफ द फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है, ये कैपिलरी एक्शन इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर इट ऑकर्स ड्यू टू दी सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड्स। ये एक्चुअली में सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अब सरफेस टेंशन में मैंने बताया था ना कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का डिफरेंस होता है। तो यहां पर क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जैसे वाटर की बात करूं, खासकर जब कैपिलरी एक्शन होता है, वो किसके केस के लिए हम बात करते हैं, जनरली हम वाटर के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो वाटर के केस में क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो कैपिलरी एक्शन जो हो रहा है सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। अगर आपका एडहेसिव फोर्स, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं सरफेस टेंशन की भी बात कर रहा हूं, तो क्या होता है, एडहेसिव फोर्स जो होता है आपका, ठीक है, यानी कि फोर्स द बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है, वो ग्रेटर देन क्या होता है, कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, मतलब ये जो कैपिलरी एक्शन है मैं मरकरी के लिए नहीं कर सकता, मतलब मरकरी में भी होता है लेकिन वो ड्यू टू टेम्परेचर होता है जो थर्मामीटर में हो रहा है। लेकिन अगर मैं नेचुरल फ्लो की बात करूं तो नेचुरली यहां पर नहीं होगा, यहां वाटर के केस में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर के केस में क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो एडहेसिव फोर्स होता है वो मेरा कोहेसिव फोर्स से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है कि यहां पर अब देखिए कोहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा हो गया, मतलब यहां पर कुछ डिफरेंस क्रिएट हो गया, दरार आ गई, सास बहू वाली, तो दरार आ गई मतलब क्या हो गया, सरफेस टेंशन आ गया। सरफेस टेंशन की वजह से ही यहां पे क्या हो रहा है, कैपिलरी एक्शन हो रहा है। लेकिन कैपिलरी एक्शन करने के लिए भी जो डायामीटर होना चाहिए, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायामीटर भी होना चाहिए वो लेस देन 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये कंडीशन होता है।
ठीक है। अगर 3 सेंटीमीटर से बड़ा डायमीटर होगा जिसके थ्रू जो फ्लूइड है उसको कैपिलरी एक्शन करना है तो नहीं हो पाएगा। तो कैपिलरी एक्शन करने के लिए भी 3 सेंटीमीटर डायमीटर या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट आपका किसका, ये कॉन्सेप्ट रहा आपका कैपिलरी एक्शन का। अब हमको यहां पर वैज्ञानिक तो बनना नहीं, हमको तो गेट क्वालिफाई करना है। तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिलरी एक्शन कहां आपका पूछा जाता है, तो कैपिलरी एक्शन आपका पूछा जाता है इन ग्लास ट्यूब। तो चलिए मैं ग्लास ट्यूब बना देता हूं यहां पर। ये आपका ग्लास ट्यूब है मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये किसी फ्लूइड पर क्या क्या मैंने इसको डिप किया, मतलब मैंने इसको लगा डुबाया। तो यहां पर क्या होगा, अब ये 3 सेंटीमीटर से छोटा, मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो डायामीटर है, ये जो डी है, ठीक है, ये जो डी है ये लेस देन 3 सेंटीमीटर है। तो 3 वैसे भी बहुत छोटा होता है। जो आप ग्लास ट्यूब जो आप लोग देखते हैं जिसमें कैपिलरी एक्शन आप लोग ने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में परफॉर्म भी किया होगा, तो वहां पर देखिए बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सा होल होता है, एकदम माइन्यूट आपको दिखता है जब फ्लूइड ऊपर चढ़ता है, जब पानी ऊपर चढ़ता है। तो जब ये 3 सेंटीमीटर से लेस है तो मैं मान के चलता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ये कैपिलरी एक्शन की वजह से यहां पर आपका फ्लूइड जो है वो ऊपर चढ़ गया। लो भाई ये फ्लूइड मेरा ऊपर चढ़ गया, ठीक है, कुछ हाइट तक। अब एक्चुअली गेट में पूछा क्या जाता है, गेट में आपसे सवाल पूछा जाता है कि जितनी हाइट उसने गेन की है, ये जो h होता है, ये कैलकुलेट करने के लिए आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो अब ये हाइट है मेरे पास, ठीक। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं ये फ्लूइड है और ये क्या है, ये आपका सॉलिड है, ये ग्लास है आपका, ये फ्लूइड है और ये ग्लास है। तो यहां पर सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा होगा, सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा होगा और कैसे एक्ट कर रहा होगा, कुछ इसका जो प्रोफाइल होगा कुछ ऐसे होगा। तो यहां पे कुछ फोर्स होगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल थीटा होता है, यहां पर जो ये जो एंगल थीटा होता है ना फ्रेंड्स, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो थीटा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। जो भी इंपॉर्टेंट है सब मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको सब कुछ पता चलेगा। एफ क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। चलिए इसको भी लिख देता हूं, एफ क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरे फोर्स की वैल्यू आ गई। अब यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे तो ये एच कैलकुलेट करना है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर ये एंगल भी जो होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पर रिजॉल्व करूंगा तो ये 2 डायरेक्शन में मेरा रिजॉल्व होगा, ठीक है, ये 2 डायरेक्शन में मेरा रिजॉल्व होगा। ओके, इसको मैं ऐसा करता हूं, ठीक है, यहां पर मेरा 2 डायरेक्शन पे रिजॉल्व होगा। मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूं, कोशिश करता हूं मैं इसको कॉपी कर लूं। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉपी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से बना देता हूं, नो लोड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेरे पास एक ट्यूब था, ओके, मेरे पास एक ट्यूब था, ओके, और यहां पर कुछ फ्लूइड था, यहां पर ये फ्लूइड था, ठीक है, और यहां पर ओपन एट द टॉप था, और ये फ्लूइड कुछ इस टाइप से हो गया था, ये फ्लूइड कुछ ऐसा था, यहां पर फोर्स लग रहा था, ये एंगल थीटा था, थीटा आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट था, एंगल ऑफ, ये आपका क्या था, कांटेक्ट। ओके, नाउ यहां पर मैंने क्या किया, मैंने इस फोर्स को रिजॉल्व करना चाहा। यहां पर एक फोर्स था ये F, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहां पर, ठीक है, और एक मैंने यहां पर इसको रिजॉल्व करना चाहा, ठीक है। यहां पर मैंने, अब ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी मेरा क्या हो गया, थीटा हो गया, थीटा हो गया। अब क्यों हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर मैं इस फोर्स को इस एंगल थीटा के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, F sin थीटा आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहां पर क्या आ जाएगा, F cos थीटा आ जाएगा। अब अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं, और मुझे क्या एक्चुअली में क्या निकालना है, मुझे एक्चुअली में ये h हाइट निकालना है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है।
तो अगर मैं फोर्स को निकालना चाहता हूं, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ड्रॉपलेट के केस में फोर्स को कैलकुलेट किया था। फोर्स क्या होता है, सिग्मा पाई डी होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। ठीक है, तो यहां पर जो वर्टिकल डायरेक्शन पर जो फोर्स आ रहा है, यानी कि जो एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा पाई डी कॉस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं, या आप इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर मैंने क्या बताया, जो कैपिलरी एक्शन होता है वो अगेंस्ट दी कौन सी फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। मतलब यहां पर जो ये फ्लूइड ऊपर चढ़ा है कैपिलरी एक्शन पे, उस पे कुछ ना कुछ वेट एक्ट कर रहा होगा। ठीक है भाई, वेट एक्ट नहीं करेगा तो ये तो चढ़ता चला जाएगा और इसके बाहर निकल के फवारा जैसा निकलने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। यहां पर कुछ वेट है जिसकी वजह से अब ये फ्लूइड क्या है, कुछ दूरी तक चढ़ा फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया। तो यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर फ्लूइड का वेट लग रहा है, वेट ऑफ द फ्लूइड। अब वेट ऑफ द फ्लूइड को भी अगर मैं निकालना चाहता हूं, वेट ऑफ द फ्लूइड को भी मैं निकालना चाहता हूं, तो वेट ऑफ द फ्लूइड क्या होता है, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैंने पढ़ा है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मैंने बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज में ये पढ़ाया था। तो यहां पर मैं इस m की वैल्यू को क्या करता हूं, यहां पुट कर देता हूं। तो यहां पर जो वेट ऑफ द फ्लूइड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। अब यहां पर ये जो वॉल्यूम है जो इसके लिए मैं कंसीडर करना चाहता हूं, तो ये कैसा है, ये मेरा एक सिलिंड्रिकल फिगर है या नहीं है, ये मेरा एक सिलिंड्रिकल फिगर है, सिलिंड्रिकल फिगर, ये मेरा क्या है, सिलिंड्रिकल फिगर है। तो अगर ये मेरा एक सिलिंड्रिकल फिगर है तो यहां पर जो WF की वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये क्या होगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ दी, ये सॉरी वेट ऑफ द फ्लूइड की ये वैल्यू है, और एफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ये। तो आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इन दोनों इक्वेशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है और दोनों वर्टिकल डायरेक्शन पर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि, या फिर मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं। देखिए यहां पर वेट भी वर्टिकल डायरेक्शन पे है और एफ कॉस थीटा भी क्या है, वेक्टर है और वर्टिकल डायरेक्शन पे है, तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं। तो मैं लिख रहा हूं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, सिग्मा पाई डी कॉस थीटा इज इक्वल टू रो जी इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच। ये मैं इसको लिख सकता हूं। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से जो जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा, और तो कुछ कैंसिल मुझे होता दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक डी और एक डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर स्मॉल डी कैपिटल डी दोनों डी ही है, अब एक जगह मैंने स्मॉल लिख दिया यार, आप इतना तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब मैं एच को यहां पर लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ये क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइस का, ये क्या है, ये h जो हमारा निकला है, ये क्या है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइस, हाइट ऑफ कैपिलरी राइस, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, नाउ यहां पर मैंने आपको बताया था सिग्मा आपका सरफेस टेंशन है, थीटा आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है, रो जो होता है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और डी क्या होता है, डायामीटर ऑफ द ग्लास। ठीक है, जो भी हमने ग्लास या जो कंटेनर हमने यूज किया वो ग्लास का क्या होता है, डायमीटर होता है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है फॉर वाटर एंड ग्लास, फॉर वाटर एंड ग्लास होती है, और थीटा की वैल्यू जो होती है वो 128 डिग्री होती है फॉर किसके लिए, मरकरी एंड ग्लास। ठीक है, फॉर मरकरी एंड ग्लास के लिए क्या होती है, थीटा की वैल्यू 128 डिग्री होती है। ठीक है, जो सरफेस टेंशन की भी मैं बात मैंने किया था यहां पर, ठीक है, सरफेस टेंशन की भी जो मैंने बात किया था, तो सरफेस टेंशन इसका जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, मुझे याद आता है, जैसे जैसे पढ़ाता हूं याद आते जाता है। तो पहला चीज ये है कि सरफेस टेंशन फॉर वाटर गैस इंटरफेस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इन केस क्वेश्चन में अगर नहीं देगा तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी वैल्यू ले लो, तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। तो वाटर गैस इंटरफेस के लिए, ठीक है, अगर आपका वाटर गैस इंटरफेस है तो उसके लिए आपके सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है 0.0728 न्यूटन पर
मीटर। ठीक है, इसको अगर आप इजी कैलकुलेशन के लिए करना चाहें तो 0.073 न्यूटन पर मीटर भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं सिग्मा फॉर किसके लिए निकालना चाहूं, मरकरी एंड एयर, मरकरी एंड एयर के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो याद रखना उसमें जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो 0.44 न्यूटन पर मीटर होती है। ये सब चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, ये सब वैल्यूज आप याद रख लेना, काम आएगा वैल्यू। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज में मैं लिख सकता हूं सिग्मा फॉर बबल। कौन सा बबल, सोप बबल। ठीक है, सोप बबल और एयर, अगर मैं बबल की बात करूं तो बबल तो एयर के साथ इंटरेक्ट होता है ना, पानी के अंदर भी बबल होता है, लेकिन ठीक है आप तो जनरल टर्म्स में सोप बबल और एयर के लिए बात करते हैं। तो यहां पर जो इसकी सिग्मा की वैल्यू होती है वो 0.03 हाँ न्यूटन पर मीटर के बराबर होती है। तो इसको भी आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको मैंने दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताई। यहां पर मैंने थीटा की भी वैल्यू आप लोगों को बता दी। तो थीटा यानी कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, अगर मैं वाटर ग्लास के लिए बात करूं तो क्या होता है, वो 0 डिग्री होता है, और अगर मैं मरकरी ग्लास की बात करूं तो वो कितना होता है, 128 डिग्री होता है। ठीक है, ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब यहां पर इतना पढ़ने के बाद जो लास्ट टॉपिक यहां पर हम लोग के पास जो बचता है वो होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, देखिए ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, फ्लूइड प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा। अब आप लोग में से अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं सर न्यूमेरिकल पार्ट कब होगा, तो जो लाइव सेशन हम जो मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, उसी में मैं न्यूमेरिकल, क्योंकि अगर मैं इसमें भी न्यूमेरिकल करने लग जाऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं 10 से 15 भी बहुत बोल रहा हूं, अगर मैं 5 से 7 न्यूमेरिकल भी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूं, ठीक है, तो वो मोर देन 1.5 आवर को लेगा। तो इसमें भी अगर मैं 1.5 आवर का अगर आपको न्यूमेरिकल सेक्शन करूं तो बहुत लेंथी सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइव सेशन करेंगे। लाइव सेशन में हम उससे रिलेटेड अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जो भी डाउट आपको आएगा लाइव सेशन में ही मैं उसको कोशिश करूंगा क्लियर करवा देने का। चलिए, तो अब मेरे पास आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। मुझे सोच लेने दीजिए कि कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा, मैं नहीं चाहता आपका एक भी टॉपिक छूटे। ठीक है, चलिए, ओके। नाउ बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस को हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करूं या मैं सॉलिड्स की बात करूं तो बल्क मॉड्यूलस हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ते थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम बेसिक क्या पढ़ते थे, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हम लोग पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे कि बल्क मॉड्यूलस जो होता है सॉलिड्स के लिए वो क्या होता है, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। ये हम क्या करते थे, पढ़ते थे। ये रहा मेरा स्टार मार्क। लेकिन अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट में डील करूंगा, ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट में जो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू होती है वो होती है चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन, अब आप बोलेंगे सर ये नेगेटिव साइन, पहली बात तो इसका मैं बता देता हूं कि के होता है बल्क मॉड्यूलस, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो बल्क मॉड्यूलस होता है, बल्क मॉड्यूलस जो होता है, इट इज अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स। इट इज अ, ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब इट इज अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, फ्लूइड्स नहीं लिखा है मैंने, बहुत ध्यान से समझिएगा, फ्लूइड्स नहीं, लिक्विड लिखा है मैंने, गैसेस की बात नहीं किया है। ठीक है, तो यहां पर जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो माइनस डीपी अपॉन डेल वी बाई वी होता है, जहां पे डेल वी बाई वी को हमको पता है कि उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, या फिर मैं लिख सकता हूं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये क्या होता है, चेंज इन प्रेशर। अब यहां पर जो ये नेगेटिव साइन होता है वो नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये टर्म नेगेटिव होता है और ये होल एज अ टर्म क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो अभी आप बस इतना ही दिमाग में रखो, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मत समझ लेना कि ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू आता है, ये एक्चुअली में पॉजिटिव वैल्यू आएगा, लेकिन ये नेगेटिव, ये अपने आप क्या होता है, ये एक नेगेटिव टर्म होता है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो अब यहां पर
जो बल्क मॉड्यूलस होता है उसको इन टर्म्स ऑफ हम डेंसिटी भी डिनोट करते हैं, तो वो जो होता है हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है कि K इज इक्वल टू dP अपॉन डेल रो बाय रो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए। फ्लैशबैक में क्या है, मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आइडियल फ्लूइड्स का। आइडियल फ्लूइड्स का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। आइडियल फ्लूइड में मैंने आपको बताया था भाई इनकंप्रेसिबल होता है, इनविस्कस होता है, सरफेस टेंशन 0 होता है और बल्क मॉड्यूलस इनफाइनाइट होता है। मैंने पढ़ाया था आपको कि बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू वहां पर क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, और मैंने बताया था कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा कि क्यों होता है। तो ध्यान से जरा इस फॉर्मूला को देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को, ध्यान से। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या बताया था कि जो आइडियल फ्लूइड्स होता है वो क्या होता है, इनकंप्रेसिबल होता है। क्या होता है, इनकंप्रेसिबल होता है, इनकंप्रेसिबल। तो इनकंप्रेसिबल मतलब होता है कि उसका जो डेंसिटी होता है वो थ्रू आउट द फ्लो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लो कांस्टेंट है, यानी कि वहां पर चेंज इन डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी भाई, वहां पर चेंज इन डेंसिटी की वैल्यू तो 0 होगी। ठीक है, तो यहां पर ये इसको मुझे ना एक्चुअली चेंज इन डेंसिटी को मुझे यहां पर डेल रो लिख देना चाहिए। डेल रो यहां पर 0 होगा और उसी तरह से यहां पर भी आपको कंफ्यूजन ना हो, यहां पर भी मैं लिख देता हूं डेल रो अपॉन रो। तो यहां पर अगर डेल रो 0 है तो चलो इसको यहां पे पुट कर दो, तो K फॉर आइडियल फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स। ठीक है, आइडियल फ्लूइड्स के लिए मैं लिख सकता हूं dP अपॉन 0 बाय रो। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग ये क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 0। और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 ये क्या बन जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। किसी भी चीज को आप 0 से डिवाइड करोगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है वो, इन्फिनिटी आ जाता है। तो आ गया कि नहीं आ गया, आपका इन्फिनिटी आ गया, आ गया इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ गया। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आइडियल फ्लूइड्स में जो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए आइडियल फ्लूइड हमारा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है किसका, कंप्रेसिबिलिटी का। दूसरा क्या आ गया आपका, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी को हम बीटा से डिनोट करते हैं और बीटा की जो वैल्यू होती है वो कुछ नहीं होती है, वो इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस होती है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है यहां पर। ठीक है, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस के। ठीक है, अब ये भी जो प्रॉपर्टी होती है, ये भी जो प्रॉपर्टी होती है, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट प्रॉपर्टी, कांस्टेंट प्रॉपर्टी फॉर किसके लिए, प्रॉपर्टी फॉर सॉलिड्स एंड क्या होता है, सॉलिड्स एंड आपका लिक्विड्स होता है। ठीक है, बट जब मैं बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी की बात जब मैं गैसेस के लिए करता हूं, जब मैं किसके लिए करता हूं, गैसेस के लिए करता हूं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो प्रोसेस पर डिपेंड करने लग जाता है, प्रोसेस पर डिपेंड करने लग जाता है। मींस जैसे जैसे मेरा प्रोसेस बदलता जाता है वैसे वैसे बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी की जो वैल्यू होती है फॉर गैसेस वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, 2 मिनट के लिए ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बल्क मॉड्यूलस। हमने 100 में पढ़ा था बल्क मॉड्यूलस, हम उसकी वैल्यू देते थे, हम स्टील की वैल्यू दे देंगे, हम कॉपर की वैल्यू दे देंगे। बट स्टील या कॉपर जिसकी कोई बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू होती है, चाहे वो मैं किसी भी प्रोसेस के लिए रखूं, चाहे वो मैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए रखूं, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए रखूं, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए रखूं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रखूं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मैं देखूं, तो सारे कंडीशन के लिए जो सॉलिड्स और लिक्विड होते हैं ना, उनकी जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, जैसे इलास्टिक, जो भी इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनके, वो चेंज नहीं होते हैं। लेकिन गैसेस के केस में क्या होता है, जैसे जैसे आपके प्रोसेसेस चेंज होते जाते हैं वहां पर क्या होता जाता है, वहां पर आपका बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू चेंज होते चली जाती है। अभी कैसे चेंज होती है, बहुत इजी है, चलो इसको भी सीख लेते हैं हम लोग, इसको भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग किसको देखते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस को देखते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस, अगर सिविल वालों को ये नहीं पता, आपको लगता है कि अगर सिविल के स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं यार ये तो हमारे काम का नहीं है, ये सब तो थर्मोडायनेमिक्स में आता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों के सिविल में पूछा जा चुका है।
ठीक है, तो इसको थोड़ा हल्के में मत लीजिएगा, इसको थोड़ा सीरियसली लेना, ठीक है। सिविल मैकेनिकल वालों के लिए तो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में तो आप ये पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो अगर मैं एकदम बेसिक बोलूं तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है प्रेशर इज कांस्टेंट। क्या होता है? प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि डेल पी की वैल्यू यहां पर क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। डेल पी की वैल्यू 0 होगी तो चलो के की वैल्यू क्या होती है? माइनस डीपी अपॉन डेल वी बाई वी। ये क्या हो गया? 0 अपॉन डेल वी बाई वी। ये क्या आ गया? ये 0 हो गया। यानी कि अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो वहां पर जो के की वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी कि बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू 0 होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन के, यानी कि 1 अपॉन 0, यानी कि इंफिनिटी। यानी कि अगर मैं आप लोगों का आइसोबारिक प्रोसेस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस की बात करूं तो वहां पर जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो 0 होता है और जो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं, सभ्य तरीके से। चलो चलो भाई, लोगों को लगता हो कि कैसे सब बड़ा बड़ा लिखते हैं, छोटा छोटा नहीं लिखते। तो चलो यहां पर अब मैं क्या लेता हूं? दूसरा प्रोसेस लेता हूं। दूसरा प्रोसेस है मेरा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। चलो भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट होता है तो डेल वी यहां पर क्या हो जाएगा? डेल वी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम आपका थ्रू आउट द प्रोसेस 0 है, सॉरी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो यहां पर चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम मतलब होता है भाई V2 माइनस V1, और दोनों वैल्यू सेम है प्रोसेस के दौरान, तो ये 0 हो गया। अब मैं यहां पर फॉर्मूला की अगर बात करूं तो ये क्या होगा? माइनस डेल पी अपॉन डेल वी बाय वी, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा? डेल पी माइनस डेल पी अपॉन 0 अपॉन वी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ये इंफिनिटी आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। क्यों इनफाइनाइट आ जाएगा? 0 बाई वी 0 और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो यहां पर जो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 1 अपॉन इंफिनिटी, यानी कि 0 आ जाएगी। तो जस्ट आइसोबारिक प्रोसेस से क्या होता है? आइसोबारिक प्रोसेस से ये उल्टा होता है, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस से क्या होता है? ये उल्टा होता है। तो उल्टा होता है तो देखिए, आप जो आपका आइसोबारिक प्रोसेस में आपके के की वैल्यू 0 थी, बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट थी, यहां पे जस्ट उल्टा हो गया। जो तीसरा प्रोसेस होता है आपका, जो आपका थर्ड प्रोसेस होता है भाई, थर्ड प्रोसेस, वो क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है आपका? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है भाई? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके दौरान आपका टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या होता है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसके लिए क्या कंडीशन दिया जाता है? इसके लिए कंडीशन दिया जाता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है ना वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ रहा है आप लोगों का? नाउ यहां पर अगर मैं इसके लिए बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी निकालना चाहता हूं तो मैं इसको लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1। मैं क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को इसका बेसिक डिफरेंशिएशन आता होगा, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो ये क्या होगा? पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0। समझ रहे होंगे आप लोग, यही होगा इसका डिफरेंशिएशन। यूवी रूल लगा दिया मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी रूल, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? P इज इक्वल टू माइनस वी डीपी अपॉन डीवी लिख सकता हूं। और इसके बाद में क्या लिख सकता हूं? इसके बाद में लिख सकता हूं P इज इक्वल टू माइनस डीपी अपॉन, ये V को नीचे लिख सकता हूं मैं, डीवी बाई वी लिख सकता हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, ये जो टर्म है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बल्क मॉड्यूलस कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसी को हम बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। इसी को जो हमने बल्क मॉड्यूलस कहा है, तो यहां पे जो बल्क मॉड्यूलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो क्या निकल के आ जाता है? वो प्रेशर निकल के आ जाता है,
वो क्या निकल के आ जाता है, वो प्रेशर निकल के आ जाता है। तो यहां पर कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, यहां पर जो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/P। क्या हो जाएगी यहां पर, 1/P। उसी तरह से एक लास्ट प्रोसेस आपका बच जाता है, और वो लास्ट प्रोसेस क्या हो जाता है, वो लास्ट प्रोसेस आपका हो जाता है, ठीक है, पढ़ लीजिए मेरे से अच्छे से, इतना अच्छे से एक दिन में पूरा टॉपिक, 4 लेक्चर में पूरा फ्लूइड प्रॉपर्टीज मैंने इंपॉर्टेंट चीजें, लगभग सब इंपॉर्टेंट क्या, सभी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। लास्ट में आता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मैं अभी बस इसको ये कह रहा हूं कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर, मैं बस आपको यहां कह रहा हूं कि यहां पे जो डेल क्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है। मतलब यहां पर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब यहां पर ना हीट एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ना हीट कहीं से निकल रहा है ना एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो अगर मैं इस कंडीशन को इन टर्म्स ऑफ पीवी लिखना चाहूं तो पीवी में कैसे लिखता हूं, मैं इसको मैं लिखता हूं पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पर पी क्या होता है, मेरा प्रेशर होता है, वी मेरा वॉल्यूम होता है, और जो गामा होता है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स होता है, ठीक है। यानी गामा की जो वैल्यू होती है CP/CV होती है, ठीक है, CP/CV होती है। जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, इसकी ये सब आपको पता होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिकल स्टूडेंट्स, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो। अब क्या कर सकते हैं, समय इतना कम बचा है कि मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि जाओ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, जाओ हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ो, अभी इतना समय नहीं बचा है। बट आई होप कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो गामा होता है वो गैस एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होती है। जो गामा की वैल्यू होती है ना फ्रेंड्स, गामा की वैल्यू, ठीक है, गामा की वैल्यू क्या होती है, 1.66 फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैसेस, ठीक है। एकदम टेक्निकली सही भी मैं कहना चाहूं तो आइडियल मोनो एटॉमिक गैसेस, ये मैं लिखना चाहता हूं। गामा की वैल्यू क्या होती है, 1.66। लेकिन अगर मैं गामा की वैल्यू जो स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं, जैसे फॉर डायटॉमिक गैसेस के लिए अगर मैं बोलूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.4 फॉर डायटॉमिक गैसेस, ठीक है। या फिर 1.4 जो होता है ना फ्रेंड्स, ये एयर के लिए भी जनरली हम यूज कर लेते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड लेके चलूं, स्टैंडर्ड आप लोग जानते हैं ना, अगर आप लोग एडियाबैटिक या आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गामा के, तो आप लोग जनरल टर्म्स में उसको कौन सी वैल्यू लेते हैं, 1.4 लेते हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा स्टैंडर्ड गैस कौन सा होता है, एयर होता है ना, इसलिए 1.4 हम एयर के लिए भी क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर मेरे पास क्या इक्वेशन आ गया, काम की बात कर लेते हैं। यहां पे काम की बात है कि पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा मेन इक्वेशन है। अब यहां से मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू निकालनी है। तो चलो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, ये क्या होगा, पी गामा वी टू द पावर गामा -1 dV, ठीक है ना, प्लस वी टू द पावर गामा dP इज इक्वल टू 0, यही होगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, यूवी रूल लगाया है मैंने, ठीक है। अब यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर जो इक्वेशन है, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय v टू द पावर गामा -1, ठीक है। इसको मैं इससे डिवाइड कर दे रहा हूं, इस टर्म से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा p गामा v टू द पावर गामा -1 dv डिवाइडेड बाय v टू द पावर गामा -1 प्लस v टू द पावर गामा dp अपॉन v टू द पावर गामा -1, ठीक है। यही आएगा ना, ये आपका v टू द पावर गामा, हाँ ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय v टू द पावर गामा -1, तो ये 0 ही होगा, ओके। चलिए यहां पर क्या बचेगा, v टू द पावर गामा -1 v टू द पावर गामा -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, p गामा dv इज इक्वल, सॉरी प्लस ये क्या हो जाएगा, v टू द पावर गामा माइनस गामा -1, देखिए ये क्या हो जाएगा, v टू द पावर गामा माइनस गामा -1, ये हो जाएगा इनटू dp इज इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्या होगा, p गामा dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0। गामा ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा गामा माइनस गामा प्लस 1, तो गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, v टू दी पावर 1 बचेगा, v टू दी पावर 1 क्या होगा, v ही होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, पी गामा dv इज इक्वल टू माइनस वी dp। ओके चलो, पी गामा इज इक्वल टू माइनस वी dp अपॉन dv। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी गामा को, ये देखिए dv बाय, ये v को मैं इसे लिख सकता हूं माइनस dp अपॉन dv बाय v। और ये जो मेरा टर्म है यही मेरा क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस होता है कि नहीं होता है, यही वैल्यू मेरी क्या होती है, बल्क मॉड्यूलस होती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपका जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, गामा इंटू पी होता है। तो आपकी जो कंप्रेसिबिलिटी होगी, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन गामा पी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने को आपसे दे दिया जाएगा। तो ये रहा फ्लूइड प्रॉपर्टीज का एक पूरा लेक्चर जो कि आज खत्म होता है। यहां पर नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर से हम फ्लूइड स्टैटिक्स चालू करेंगे। ठीक है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी था, मैंने कोशिश किया कि ज्यादा हेक्टिक भी ना हो और इसे कम से कम समय पे भी मैं बहुत अच्छे से करा दूं। तो 2 दिन में आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज यहां पर खत्म होती है। हमारे पास अभी भी 13 डेज बचे हैं या 14 डेज आप ले चलोते हैं। ठीक है, तो 14 डेज में आपको मुझे बचा फ्लूइड के जो चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट करना है। बट नेक्स्ट चैप्टर या जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों का फ्लूइड स्टैटिक्स चालू करूंगा, और वहां पर जो कॉन्सेप्ट के साथ में स्टार्ट करूंगा वो होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो ये रहा आज के वीडियो लेक्चर। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जम के भाई शेयर करवा दो, अपने मैकेनिकल सिविल के दोस्तों को बोल दो कि जेनिक पे ना मैकेनिकल आ रहा है। ठीक है, अब फाड़ू तरीके से पढ़ने वाले हैं अपन, ये तो नमूना है अभी। इसके बाद जब मैं थर्मो एचएमटी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो भूल जाओगे, फिर कहीं और से एचएमटी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो रेडी रहो, लेकिन आपका रिस्पॉन्स चाहिए। देखिए आपका रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिस्पॉन्स अच्छा करो, मैं फुल फ्लेज टीम लाकर आपका एक बढ़िया एकदम सिलेबस स्टार्ट कराने वाला हूं। ठीक है, तो अभी 1 महीना है, ट्रायल बेसिस जैसा चल रहा है, लेकिन ये ट्रायल बेसिस पे मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं। तो सोचिए जब गेट की प्रिपरेशन कराएंगे हम प्रॉपरली फुल फ्लेज्ड सिलेबस पढ़ाएंगे तो कैसा पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ गए ना। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।